हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? ठीक होगे? ठीक है। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट होगी, सब कुछ ओके है, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड लेक्चर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, कि पहले हम एग्रीकल्चर वाले सारे एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। फिर मेडिसिन में क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, जो जेनेटिकली कह सकते हो जिसका मॉडिफिकेशन कर चुके हो आप, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कुछ टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक जो हम डायग्नोसिस में यूज करते हैं, ठीक है। वैसे तो मेडिकल का ही पार्ट है वो सारे का सारा, ठीक है। और फाइनली आएगा इसमें इथिकल इशू, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे बायो पायरेसी, बायो पेटेंट, इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करना कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में बोला भी था कि बेटा अगले लेक्चर में मैं आरएनए इंटरफेरेंस कराने वाला हूं, जो एग्रीकल्चर एप्लीकेशन का लास्ट टॉपिक है। और मतलब इस पूरे चैप्टर की जान है, हाईली कंसेप्चुअल है और समझने वाला है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या क्या करा दिया था एक बार देख लो, ठीक है। हमने एप्लीकेशंस की बात की थी, एप्लीकेशंस में हमने एग्रीकल्चर के एप्लीकेशंस कवर कर लिए थे, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था गोल्डन राइस, कोई डाउट नहीं होगा गोल्डन राइस के अंदर, ठीक है। डैफोडिल से हमने उसका बीटा कैरोटीन का जीन आइसोलेट किया है, और प्लाज्मिड में हमने उसको इंसर्ट किया है। कौन सा प्लाज्मिड? एक ही बात याद रखोगे, टीआई प्लाज्मिड। और रिकॉम्बिनेंट बना करके एक जो नॉर्मल स्ट्रेन था इसका, राइस का, उसमें जो टेम्परेचर स्ट्रेन होता है, नॉर्मल स्ट्रेन का मतलब है नॉर्मल, वहां जो वैरायटी थी उसके अंदर उसको इंसर्ट कर दिया, और वहां पर उन राइस का जो कलर है ना गोल्डन हो गया, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बीटा कैरोटीन। क्लियर है बिल्कुल? यानी राइस में नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। उन रीजन के अंदर जो सिर्फ चावल पे ही डिपेंड थे और कुछ चीजें थी नहीं, विटामिन ए डेफिशिएंसी थी उनके अंदर, तो वहां ये एक्सपेरिमेंट किया गया और गोल्डन राइस पैदा किया गया। तो गोल्डन राइस से उनके अंदर जो विटामिन ए डेफिशिएंसी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि बीटा कैरोटीन इज अ प्रो फॉर्म ऑफ विटामिन ए। क्योंकि बीटा कैरोटीन ही आप खाते हो जो आपके लिवर में जाकर के विटामिन ए में कन्वर्ट होती है, ठीक है। कैरोट में भी क्या खाते हो, गाजर में क्या होता है, बीटा कैरोटीन, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? तो बीटा कैरोटीन इज अ प्रो फॉर्म ऑफ विटामिन ए, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर थी, नो डाउट, ठीक है। देन इसके बाद हम आ गए थे, ठीक है, फ्लेवर सेवर टमाटो, ठीक है, या ट्रांसजेनिक टमाटो या जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटो, ठीक है। इसमें क्या एप्लीकेशन यूज किया है भाई? पहली वाली के अंदर हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाई, सेकंड वाले के अंदर जो हमने बताया फ्लेवर सेलर टमाटो, तो उसमें हमने बोला कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बचाने का काम करता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या है? जैसे आपने हार्वेस्टिंग कर ली, ठीक है, खेती हुई बढ़िया एकदम, ठीक है, आपने खेती काट पीट करके अपनी इकट्ठी कर ली, आप बेचने जा रहे हो, ठीक है। तो उसको कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्टिंग के बाद होने वाला लॉस। तो मैंने बताया था भाई टमाटर या फ्रूट्स होते हैं, सड़ जाते हैं, सॉफ्टनिंग हो जाती है इनकी, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए एक ही तरीका था, पहले ढूंढा ऐसे कौन सा जीन है या प्रोटीन है या एंजाइम है जो उसकी सॉफ्टनिंग या सड़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो वो समझ में आ गया आपको, ठीक है, कि एक जीन बताया था, पर्टिकुलर एक प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन एक एंजाइम है, जो एंजाइम उसकी रैपनिंग या उसकी सॉफ्टनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। पॉली गैलेक्टियूरोनेज, यहां तक कोई डाउट नहीं था। अब आपको क्या करना है, इस जीन को नॉकआउट करना है, साइलेंट करना है, सुला देना है कि भाई जब तक हम नहीं कहेंगे तुम एक्टिवेट नहीं होगे, तुम्हारे काम को हम साइलेंट कर रहे हैं। तो साइलेंट करने के लिए हमने क्या, कौन सी टेक्निक यूज की थी? आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। यानी आरएनए के थ्रू आरएनए के एक्सप्रेशन को रोकना, आरएनए दूसरे आरएनए के एक्सप्रेशन में इंटरफेयर करता है, इसी को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। क्लियर है बिल्कुल? तो आरएनए इंटरफेरेंस की जब भी बात आएगी तो ध्यान रखना है आपको, आरएनए इंटरफेरेंस। क्लियर है? तो आरएनए इंटरफेरेंस पर क्वेश्चन आता है आपको, मतलब एकदम कंसेप्चुअल ब्रेन में रखना है कि हाँ भाई इस पर आएगा तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस की बात चल रही थी, और आरएनए इंटरफेरेंस आज मैं डिटेल में कराने वाला हूं। यहां पर हमने आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके इस जीन को साइलेंट किया है, नॉकआउट किया है, जिसमें हमने उस जीन का कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाया, जो उस जीन की आरएनए से बाइंड करके उसके एक्सप्रेशन को रोक देता है, ठीक है। और तीसरा मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, बीटी कॉटन या बीटी टॉक्सिन, ऐसे याद रख सकते हो। बीटी मैंने बताया था नॉर्मल केस के अंदर जो हर्ब्स होते, जो कह सकते हो जब आप क्रॉप कल्टीवेशन करते हो, या आप समझ रहे हो कोई भी आप मतलब फसल कर रहे हो कोई भी, ठीक है, तो खरपतवार होती थी, ठीक है, या कह सकते हो बहुत सारे पेस्ट होते थे, या
इंसेक्ट बहुत सारे होते थे, ठीक है, ये आते थे और फसलों को बर्बाद कर देते थे, ठीक है। तो हमें क्या यूज करना पड़ता था, बहुत सारे केमिकल यूज करने पड़ते थे, यानी कह सकते हो पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड्स, या समझ रहे हो ना मेरी बात, एटसेट्रा, बहुत सारे केमिकल्स स्प्रे करने पड़ते थे। इससे कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल वैल्यू डाउन होती थी, कहीं ना कहीं टॉक्सिक मटेरियल आपके फूड में इंक्लूड होता था, डेंजरस, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने इसको रिप्लेस किया बायोपेस्टिसाइड से, ठीक है। उन्होंने क्या काम किया, बायोपेस्टिसाइड कैसे बनाए, उन्होंने एक बैक्टीरिया ढूंढा, बेसिलस थ्रियोजेंसिस। इस बैक्टीरिया की खास बात थी, ये अपने अंदर एंडोटॉक्सिन बनाता था। अपने अंदर, एंडो का मतलब अंदर ही इकट्ठा करता था, बाहर रिलीज नहीं करता था, अपने अंदर ही एंडोटॉक्सिन एक्यूमुलेट होते रहते थे, बस इतना ही था इसका लाइफ, ठीक है। पर वो इनएक्टिव होते थे, ठीक है। पर साइंटिस्टों ने देखा अगर इस बैक्टीरिया को या इन एंडोटॉक्सिन को कोई इंसेक्ट निगल ले, तो उसकी मिड गट में जो इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन एक्टिव हो जाते हैं। वो एक्टिव कैसे होते हैं, क्योंकि उसकी मिड गट में कोई एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो उस इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन जो प्रोटीन थी उसको एक पर्टिकुलर जगह से कट करते हैं। भाई डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन को तो कट करेंगे, डाइजेशन करेंगे, डाइजेशन करते ही वो एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होते ही वो क्रिस्टल्स होते हैं, वो क्रिस्टल उसकी एपिथेलियम से चिपक करके सोल्यूबलाइज हो जाते हैं। जैसे सोल्यूबलाइज होते हैं ना, तो वहां होल बन जाते हैं, जिससे वो तड़प तड़प के मरता है, ठीक है। इट इज अ डेंजरस कंडीशन। तो साइंटिस्टों ने कहा यार ये तो अच्छा है, इस बैक्टीरिया का ह्यूमन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो गट होती है वो एसिडिक होती है, इनिशियल गट जो होती है, उसकी जो इनिशियल गट होती है वो एल्कलाइन होती है। तो समझ में आया, और उसके एंजाइम्स होते हैं पर्टिकुलर, हमारे पास वो एंजाइम नहीं होते, तो हमारे लिए वो नॉर्मल एक प्रोटीन है, ठीक है, इट इज अ मतलब खाने वाली प्रोटीन, ठीक है। बट इंसेक्ट के लिए वो एक पॉइजन है, इनएक्टिव पॉइजन, जो उसकी गट में जाकर के एक्टिव हो जाता है। तो हमने क्या काम किया, उस पॉइजन को बनाने वाले जीन को ढूंढा, उसका नाम था क्राइजीन। उस क्राइजीन को निकाल करके हमने टीआई प्लाज्मिड से जोड़ करके अपने डिफरेंट टाइप के क्रॉप के अंदर इनबिल्ड करा दिया, ठीक है, यानी उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करा दिया। अब वो प्रोटीन जो बैक्टीरिया के अंदर बन रही थी, अब वो प्रोटीन प्लांट्स के अंदर बन रही है, उसकी लीव्स के अंदर है। कोई इंसेक्ट आएगा उस लीव को खाएगा तो मारा जाएगा, क्योंकि वो क्राई प्रोटीन लीव्स के थ्रू अब उसके अंदर आएगी, ठीक है। और समझ में आ गया, वही सेम मैकेनिज्म होगी। तो पहले जब बायोपेस्टिसाइड बनाए थे साइंटिस्टों ने, तो उसको स्प्रे किया जाता था, मतलब फसलों पर स्प्रे किया जाता था उसको अच्छी तरीके से, ठीक है। बाद में जब जेनेटिक इंजीनियरिंग आई, कह सकते हो बायोटेक्नोलॉजी आई, फिर स्प्रे का झंझट ही खत्म किया है। यार क्रॉप को ही मॉडिफाई कर दो भाई, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दो, पेस्ट रेजिस्टेंट बना दो इसको, ठीक है, साइंटिस्टों ने किया, ठीक है। तो बीटी कॉटन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बीटी का इंडिया में सबसे ज्यादा यूज कॉटन पर हुआ, ठीक है। क्योंकि कॉटन के अंदर मैंने बताया था कॉटन बॉल बॉम्ब होता है, जो अंदर जाकर के अपना लार्वा दे देता है, तो पूरी बॉल बर्बाद हो जाती है, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो इससे बचाने के लिए हमने कॉटन को ही जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया कि उसके अंदर अगर वो एंटर करने की कोशिश करेगा, खाने की कोशिश करेगा, तो मारा जाएगा। इससे कहीं ना कहीं मतलब इसकी जो कह सकते हो कि मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी या क्वांटिटी, या कह सकते हो जो रेवेन्यू लॉस हो रहा था, वो अब नहीं हुआ और ये चीजें बढ़ना चालू हो गई, ठीक है। तो समझ में आ गया। इसके अलावा आज की डेट में देखा होगा बैगन, ब्रिंजल, ब्रिंजल में भी कीड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए आज की डेट में उनको भी हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। बहुत सारी जगह हमने इसको यूज किया है, जहां जहां पर कॉर्न, जैसे कॉर्न के अंदर जो भुट्टा होता है ना, उसके अंदर भी एक लार्वा होता है, बर्बाद कर देता है उसके भुट्टे को, ठीक है। तो हमने उसके भी अगेंस्ट यही टेक्निक यूज की है। तो आज की डेट में इस टेक्निक को बहुत सारी जगह यूज कर रहे हैं, तो यहाँ तक मुझे तो नहीं लगता आपको कोई डाउट शाउट होना चाहिए। तो आज का टारगेट क्या है देख लो, ठीक है। लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 हो चुका है। आज आरएनए इंटरफ्रेंस कवर करने वाले हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये मेडिकल का पार्ट आ गया यहाँ से, ये कवर करने वाले हैं, और जीन थेरेपी, ये 3 तो हमारे मेन टारगेट हैं, मेन टारगेट हैं जो करने ही करने हैं, क्योंकि एक दिन में 3 टेक्निक हम टारगेट लेके चल रहे हैं। अगर टाइम बच जाता है तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पर भी मैं थोड़ा सा एंटर मार जाऊंगा आज, ठीक है, समझ रहे हो। अगर इसमें एंटर कर गया, मैं आज करा दिया थोड़ा सा हमने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, तो चैप्टर कल खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है, समझे। हाँ, कल चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर परसों खत्म होगा, मतलब यही है, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा इवोल्यूशन, ठीक है, या इवोल्यूशन की समरी दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा, यहाँ इवोल्यूशन स्टार्ट तो कर दूंगा परसों, ठीक है, फिर डिटेल्ड में हम नेक्स्ट उसमें लेके चलेंगे, दोनों ऑप्शन देख लेंगे। बट ये 3 तो आज टारगेट खत्म करने ही है, ये आज का टारगेट है। ओके, कर रहे हैं स्टार्ट बेटा, एकदम कमर कस लो, कमर कस लो, यस, ठीक है। पूरा रिवीजन करा दिया है लास्ट लेक्चर का मैंने। और आरएनए इंटरफेरेंस में एंटर कर रहा हूं। आरएनए इंटरफेरेंस है क्या, यहां से एनसीईआरटी की 2 लाइनें ली हैं एक रिदम सेट करने के लिए। अब देखो,
एक समय था, समय का मतलब है एक टाइम, एक्चुअल में सरकार कब एक्टिवेट होती है, जब उसका रेवेन्यू लॉस हो, समझ रहे हो। तो टोबैको तो आप जानते ही हो भाई, तम्बाकू, समझ रहे हो, सबसे ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को इससे होता है, मतलब कोई सब्सिडाइज नहीं होती इस पर, उसके डबल ट्रिपल इस पर टैक्स लगाए जाते हैं बहुत ज्यादा, फिर भी बिकती है धड़ल्ले से, ठीक है। लाइन लगी होती है, चाहे तम्बाकू हो या उसके बने बाई प्रोडक्ट हो, देखो उसकी उस पर बॉक्स पे भी लिखा होता है इट इज अ डेंजरस, ठीक है, फिर भी लोग पी रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ड्रिंक हो, भाई लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, जो भी चीजें हैं इनसे रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट होता है। मैं तम्बाकू की बात कर रहा हूँ, टोबैको की बात कर रहा हूँ। तो उस समय और टोबैको की खेती हर कोई नहीं कर सकता, लाइसेंस लेना होता है इसके लिए, ठीक है, मतलब वो गवर्नमेंट के उसमें ही आती है अंडर उसमें, ठीक है। तो भाई सोचो टोबैको की खेती हो रही है जिससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो गवर्नमेंट को दिक्कत होगी, ठीक है। वही हुआ, टोबैको की खेती हो रही थी, तो उसकी जो रूट थी, टोबैको की जो रूट थी, समझना मेरी बात, जड़, जड़ के अंदर, रूट के अंदर एक नेमाटोड, नेमाटोड समझते हो, राउंड वॉर्म को बोलते हैं नेमाटोड, ठीक है। गोल कृमि, मैंने बताया भी था आपको, दो जगह पढ़ाया है नेमाटोड मैंने आपको, एक एनिमल किंगडम में भी कराया है नेमाटोड राउंड वॉर्म, एक जगह और कराया है मैंने, एनिमल किंगडम के अलावा एक जगह और बताया है मैंने नेमाटोड आपको, राउंड वॉर्म, गोल कृमि, वहां तो डिटेल में कराया ही है मैंने, ठीक, हाँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, बिल्कुल, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी मैंने इसको डिस्कस किया है आपको। नेमेटोड की बात कर रहा हूँ, राउंडवॉर्म की बात कर रहा हूँ, गोल कृमि की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक दो तरीके बताए थे मैंने, एक प्लेटी हेलमिंथीज, एक एस्के हेलमिंथीज, राउंड वॉर्म, गोल कृमि, इन्हीं को नीमा, नीमा मतलब होता है थ्रेड, नीमेटोड, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इनको नेमेटोड बोलते हैं। तो देखा यार, उन प्लांट की रूट में नेमेटोड पाए जा रहे थे, और वो रूट में अपना घर बना लेते हैं और उस प्लांट के सारे न्यूट्रिशन को खुद ले लेते हैं, समझना, जिससे प्लांट सूख के बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अब बड़ा समस्या, ठीक है भाई, स्प्रे हमने माना, स्प्रे बनाया, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है एक एक टोबैको को उखाड़ रहे हो, उसकी जड़ में स्प्रे कर रहे हो फिर लगा रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है भाई, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा साइंटिस्टों के सामने एक चैलेंज आया, यार क्या करें यार, कैसे बचाएं टोबैको को, ठीक है, बड़े पैमाने पर उसकी खेती होती है, कैसे बचाया जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट का डंडा ऊपर से आया कि भाई कुछ भी करो, बचाओ उसको। तब इन्होंने इस टेक्निक को लगाया, आरएनए इंटरफेरेंस, और इन्होंने इस टोबैको को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, और ये कह सकते हो राउंड वॉर्म रेजिस्टेंट बना दिया इसको, कि राउंड वॉर्म जाएगा तो मारा जाएगा, पर टोबैको को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब वो क्या टेक्निक थी, तो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, पहले मैं समस्या बताऊंगा, ठीक है, उस समस्या का क्या समाधान, उस समाधान के लिए टारगेट किसको किया, फिर समाधान कैसे किया, ठीक है। आपको पूरा कहानी की तरह समझाऊंगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से समझ ही नहीं सकता कोई, इम्पॉसिबल, ठीक है, रिटिन में बता रहा हूँ, इम्पॉसिबल, ठीक है। कि मुझे कई टीचर्स ने बोला था कि सर एनसीईआरटी में कुछ है नहीं, दे नहीं रखा, समझ ही नहीं, लिंकिंग सिस्टम ही नहीं है इसके अंदर, इसकी हिडन वाली कहानी क्या है, ठीक है। तब समझ में आया कि यार ठीक है, ये चीजें प्रॉब्लम है, बड़े लेवल पे है, ठीक है। हाँ, जो इस फील्ड के लोग हैं वो पता है उनको, जो इस फील्ड में ही हैं, बायोटेक्नोलॉजी की बड़ी डिटेल में, तो वो डिफरेंट टाइप की बुक्स पढ़ते हैं, वहाँ इसकी पूरी कहानी डिटेल्स दे रखे हैं, तो वहां से चीजें निकल के आती हैं, फिर को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, तब चीजें बच्चों के समझ में आती हैं, ठीक है। तो सेवरल नेमाटोड्स पैरासाइट अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, देखा होगा नेमेटोड का इन्फेक्शन हमारे अंदर भी होता है, शायद ही कोई बच्चा होगा जो नेमेटोड के इन्फेक्शन से बचा हो, ठीक है। बचपन में पेट में कीड़े, हाथों में कीड़े जरूर पड़े होंगे, वो कीड़े का मतलब है नेमेटोड, समझ रहे हो, समझे। तो उसके लिए आपने सिरप पिया होगा, ठीक है, फिर 15 डेज बाद फिर से रिपीट करते हैं, हाँ, टेरेंडाजोल मेट्रिंडाजोल, समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ, तो ये ही एंटी एल्मंथिक होते हैं। चलो, आ रहा हूं, नेमेटोड कौन सा है यहाँ पर, मिलेडोगाइनी इनकोग्नेसिया, नेमेटोड कौन सा है यहाँ पर, मिलेडोगाइनी इनकोग्नेसिया, याद रहेगा, मेलोडी है चॉकलेटी, बस ऐसे याद रहेगा आपको, मिलेडोगाइनी, मे मेलॉइडी गाइनी इनकोग्नेसिया, मेलॉइडी गाइनी इनकोग्नेसिया, ठीक है। तो मेलोडी, मेलोडी से याद रखोगे तो याद रहेगा, ठीक है, मेलोडी, ठीक है, मेलोइडी गाइनी इनकोग्नेसिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया क्या प्रॉब्लम क्या थी भाई, प्लांट थे, कौन से प्लांट है ये, ठीक है, दिखा दो भाई, टोबैको का प्लांट है, ग्रीन लीव्स बना दो भाई, लीव्स दिखा दो, टोबैको प्लांट्स हैं, इनकी रूट है ये, रूट, ये रूट है, ठीक है, इनको नहीं पता इनकी रूट में क्या हो रहा है,
इनकी रूट में ये निमेटोड दुष्ट आकर के अपने घर बना रहा है। ये निमेटोड है, इनकी रूट में ये नेमाटोड्स हैं, नेमाटोड्स इन्होंने अपना घर बना लिया है और धीरे 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 सारे न्यूट्रिशन को खुद खाते जा रहे हैं। ये नेमाटोड है, समझ रहे, रूट में ही रहते हैं। अभी रियल डायग्राम में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। टोबैको प्लांट है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये रूट है और ये जो दिख रहा है ना गोल गोल दिखाया है, ये नेमाटोड है। कौन सा नेमाटोड है? मेलोडिगाइनी इनकोग्नेसिया, इसको आप राउंड वॉर्म भी बोल सकते हो, राउंड वॉर्म। ये नेमाटोड राउंड वॉर्म रूट में होते हैं, टोबैको प्लांट की रूट में होते हैं। इसी को टारगेट करना है, इसी को मारना है, ठीक है। तो इसके लिए टेक्निक जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस टेक्निक की। और ये एंडो पैरासाइड है, ध्यान रखना, एंडो पैरासाइड, एक्टो नहीं होते, एंडो पैरासाइड होते हैं। अंतः परजीवी, ठीक है। कौन सा अंतः परजीवी है? मेलेडोगाइनी इनकोग्नेसिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। मिलेटोगाइनी इनकोग्नेसिया, जल्दीबाजी मत करना, सिर्फ आरएनए इंटरफेरेंस को समझने में मतलब तसल्ली से समझना, तरीके से समझना, एक एक चीज को समझना, पहले कॉज समझना, फिर टारगेट समझना, फिर सॉल्यूशन समझना, ठीक है। समझ रहे हो? ठीक है, तो क्या है समझ में आ गया, समस्या समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ रहा हूं, अच्छा देख लो पहले, ठीक है। अ नोबल स्ट्रेटेजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। तो हमें पढ़ना क्या है यहाँ पर? आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब आरएनए आई, आई मतलब इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कहते हैं दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरा बीच में आ गया, भाई तू हमारी बातों में इंटरफेयर क्यों कर रहा है बीच में आकर के, बोलते हैं ना इंटरफेयर करना, कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाए, वो इंटरफेरेंस हो गई, ठीक है। ऐसे ही आरएनए होता है ना, ये प्रोटीन के एक्सप्रेशन में आकर के इंटरफेरेंस क्रिएट कर देता है, प्रोटीन को बनने नहीं देता, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। कैसे करता है वो मैकेनिज्म समझनी है आपको, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, पूरा फोकस करना अंदर, पूरा फोकस, ठीक है। तो सबसे पहले समझो, समझना, जो यूकैरियोटिक प्लांट होते हैं ना, यूकैरियोटिक प्लांट, उनके पास अपना सेल्फ डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी होता है, ठीक है। ये समझना, समस्या समझिए, समस्या क्या है? समस्या है ये प्लांट की रूट में, प्लांट कौन सा? टोबैको, टोबैको प्लांट की रूट में एक नेमाटोड राउंड वॉर्म, समझ रहे, उसका इन्फेक्शन है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं, मतलब समझ रहे हो, नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। उस नुकसान को टारगेट करने के लिए साइंटिस्टों को लगा दिया गया है। अब साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं क्या तरीका हो सकता है, समझना। तो साइंटिस्टों ने एक देखा कि यूकैरियोटिक प्लांट के अंदर एक स्ट्रेटेजी है। यूकैरियोटिक प्लांट जो होते हैं ना, वो अपने को डिफरेंट टाइप के वायरस या ऐसे पैरासाइट जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए या तो प्रोड्यूस कर देते हैं अंदर आकर के, या उसी को डायरेक्ट एंटर करा देते हैं, ठीक है। मतलब यूकैरियोटिक के अंदर अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है तो उससे कैसे बचते हैं ये, यूकैरियोटिक प्लांट का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, समझना। तो पहले तो यही समझाऊंगा आपको, यूकैरियोटिक प्लांट में सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता क्या है। मानो कोई यूकैरियोटिक सेल है ये, यूकैरियोटिक सेल है ये, यूकैरियोटिक सेल, समझना। यूकैरियोटिक सेल में मान लो कोई वायरस आकर के एंटर करता है, कोई वायरस मान लो इन्फेक्शन क्रिएट करता है, मान लो ये कोई वायरस दिखा देते हैं, कोई वायरस इसमें एंटर करता है, तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को, अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर एंटर करा देगा। ये वायरस है, कोई भी, मतलब मैं वायरस तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, वायरस है, तो ये वायरस क्या काम कर रहा है, मानो कोई अपना कोई जेनेटिक मटेरियल इसमें यहां से इसको एंटर करा रहा है,
ये है क्या, इट इज अ डबल स्टैंडर्ड आर एन ए, एंटर कर गया यूकैरियोटिक सेल के अंदर, एंटर कर गया। जब भी दो स्टैंड होंगे ना, इसमें दो टाइप के स्टैंड होते हैं, ये आप शायद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ चुके होंगे। एक होगा सेंस, तो एक होगा एंटी सेंस। समझाता हूं, ठीक है। एक जो आरएनए होगा डबल स्टैंड आरएनए में, एक होगा सेंस, एक होगा एंटी सेंस। जो सेंस आरएनए होता है, सेंस आरएनए, एंटी सेंस आरएनए। जो सेंस आरएनए होता है ना, कितना तेरे अंदर बड़ा सेंस है यार, तू तो बड़ा नॉनसेंस वाली बातें करता है भाई, तुझमें सेंस अच्छा है, नहीं आया क्या? नॉन सेंस, सेंस, ये जनरल टर्म्स हैं, आप अपनी लाइफ में यूज करते हो, ठीक है। तो सेंस आरएनए, सेंस का मतलब जो सेंस रखता हो, जो उन जी मतलब समझो कि उस इंफॉर्मेशन को रखता है जो एक प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं कि इनमें से प्रोटीन किससे बनेगी, प्रोटीन बनाने में कौन सा आरएनए पार्टिसिपेट करेगा, सेंस एंटी सेंस? सेंस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है वो सेंस आरएनए है। कौन है? सेंस आरएनए, समझ रहे हो। एंटी सेंस आरएनए ये प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता ऑलवेज। डीएनए भी ऐसे ही होते हैं, वो डीएनए जो आरएनए को बनाने में पार्टिसिपेट करता है वो स्टैंड, वो सेंस है। जो आरएनए को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता वो नॉन सेंस है, मतलब एंटी सेंस। समझ गए ना मेरी बात? तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो खतरा आपको किससे है भाई, इस यूकैरियोटिक सेल को वायरस के किस आरएनए से खतरा है, सेंस या एंटी सेंस? ऑलवेज सेंस, क्योंकि सेंस ही प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन का मतलब वायरल प्रोटीन, वायरल प्रोटीन का मतलब वायरस, तो वायरस अंदर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जब भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंटर करता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंटर करता है, तो यूकैरियोटिक सेल के पास अपना खुद का सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, समझना। जब भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंटर करेगा, उसमें एक सेंस होगा, एक एंटी सेंस होगा, एक सेंस होगा तो एक एंटी सेंस होगा, समझना। एक सेंस है, एक एंटी सेंस है। हमेशा ये अपने अंदर एक प्रोटीन को रखते हैं, कौन? यूकैरियोटिक सेल, इनके पास एक प्रोटीन होती है, रिस्क। समझ रहे हो, जो रिस्क से बचाती है, रिस्क नाम है पर रिस्क से बचाती है। ज्यादा बड़ी होगी। आर आई, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, रिस्क, ठीक है। रिस्क की फुल फॉर्म लिख देता हूं, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, साइलेंसिंग, साइलेंट कर दे। आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग, सी फॉर कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इसकी खास बात है भाई, अपनी यूकैरियोटिक सेल के पास खुद के पास तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं होता, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए या तो बाहर से आएगा, या बाहर से कोई चीज एंटर करे जो अंदर उसको प्रोड्यूस करे, ठीक है। सिंपल सी बात है, अपना खुद का कोई काम नहीं है डबल स्टैंडर्ड का। तो ये क्या काम करती है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से बाइंड कर जाती है, ये रिस्क डबल स्टैंडर्ड आरएनए से ही बाइंड करती है। सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, खुद का बचाव कैसे करती है, ये बाइंड कर गई। डबल स्टैंडर्ड आने से बाइंड करते ही इसमें से एक स्टैंड के पर खच्चे उड़ा देती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है। बताओ किसको उड़ाएगी, सेंस को या एंटी सेंस को? समझना, ये एक है, दूसरे के टुकड़े टुकड़े हो गए, दूसरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसने दूसरे को ऐसे दिखा दो, दूसरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए इसने, ऐसे दिखा दो। किसने कर दिए? इस प्रोटीन रिस्क ने दूसरे आने को चबा गई, खा गई ये। समझना, किसको खा जाएगी, सेंस को या एंटी सेंस को? जिससे इसको खतरा है उसको खाएगी।
समझ रहे हो? जिससे इसको डर है उसको खाएगी, जिससे डर नहीं है उसको नहीं खाएगी। समझ में आई नहीं आई? ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन का अपना माउथ भी है, समझना मतलब। ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन है, खा गई। ये प्रोटीन खा गई। किसको खा गई? ये सेंस आरएनए के टुकड़े टुकड़े कर गई, सेंस को खा गई, एंटी सेंस को नहीं खाया इसने। समझ गए ना? तो अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर जब भी कोई डबल स्टैंड आरएनए बनेगा, तो उनमें से एक स्टैंड को खा जाएगी, दूसरे को छोड़ देगी। ये समझ में आया नहीं आया? और खाएगी किसको हमेशा? सेंस को। ये क्या है? एंटी सेंस। एंटी सेंस आरएनए विद आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स रिस्क। एंटीसेंस आरएनए विद रिस्क आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? रिस्क के साथ एंटीसेंस आरएनए, ये बचा है इसके अंदर। इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोई डबल स्टैंड आरएनए बनेगा, सेंस को उड़ा देगी। ये सेल्फ डिफेंस सिस्टम है। जब सेंस नहीं रहेगा, तो उस वायरस का या जो भी पैरासाइट एंटर किया है बॉडी के अंदर, जिसका भी इन्फेक्शन हुआ है इन्फेक्टिव एजेंट का, कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन ही नहीं बनी उसकी। प्रोटीन बनाने के लिए सेंस आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। साइंटिस्टों ने इसको ढूंढ लिया, भाई ये चीज है यूकैरियोटिक सेल के पास, हम इसको यूज कर सकते हैं नेमेटोड से उन टोबैको प्लांट या अदर प्लांट की सुरक्षा के लिए। समझना मेरी बात। तो यहां से आइडिया आया, यहां से आइडिया आया। पहले तो ढूंढा कारण क्या है, टोबैको प्लांट के अंदर जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसका कारण क्या है। समझ रहे हो? प्रोडक्टिविटी घट रही है, उसका कारण क्या है, ढूंढ लिया हमने। अब समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो समाधान ढूंढने के लिए साइंटिस्टों ने सबसे पहला यूकैरियोटिक सेल के अंदर अपना खुद का सेल्फ डिफेंस सिस्टम ढूंढा। ढूंढ लिया सेल्फ डिफेंस सिस्टम। यहां तक कोई डाउट? अभी टेक्निक नहीं बनाई। साइंटिस्ट मिले यार, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है, क्या कुछ कर सकते हैं इसका? एक ने कहा कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी हम जानते हैं, हम कर सकते हैं। हम कुछ ऐसा बना सकते हैं इन प्लांट को, इन यूकैरियोटिक प्लांट को उन नेमाटोड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर दे सकते हैं। ठीक है भाई, एक प्रॉपर्टी समझ में आ गई, सेल्फ डिफेंस सिस्टम। अब हम फोकस करेंगे नेमाटोड को, नेमाटोड को मारना है। तो नेमाटोड की कमजोरी क्या है, कमजोरी ढूंढोगे तभी तो टारगेट करोगे। एक तो आपने इसकी ताकत देख ली, इसके पास क्या चीज है, इसको हम कैसे, हथियार को कैसे यूज कर सकते हैं, वो बात की बात है। पहले कमजोरी तो देखो, नेमाटोड की कमजोरी क्या है। उस कमजोरी को ही तो आप टारगेट बनाओगे। तो मैं नेमाटोड पर आ रहा हूं, ठीक है। नेमाटोड की कमजोरी समझाऊंगा पहले आपको, ठीक है। चलो, हाँ ठीक है, अगले पे दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब नेमाटोड की कमजोरी देखो। नेमाटोड की कमजोरी क्या है, फिर इस ताकत को कमजोरी के लिए यूज करेंगे, जिससे नेमाटोड मारा जाएगा। मान लो ये नेमाटोड है, मान लो ये नेमाटोड है, ये घुमा दो इसको ऐसे। ठीक है, ये नेमाटोड है। समझना, ये कौन है? नेमाटोड। नीमा नेमाटोड। ठीक है, राउंड वॉर्म। हमने देखा कि राउंड वॉर्म के पास अपना खुद का डीएनए था, वही तो होता ही है। डीएनए में एक सेंस होता है और एक एंटी सेंस होता है। ठीक है, जिससे आरएनए बनता है वो सेंस है, जिससे आरएनए नहीं बनता वो एंटी सेंस है। समझना, डीएनए का एक पर्टिकुलर जीन था जो एक खास टाइप की प्रोटीन बनाता है, जिसकी वजह से जिंदा रह पाता है। हमने इसको ढूंढ लिया, इस प्रोटीन को, जीन को हमने ढूंढ लिया। इस जीन, यस, प्रोटीन को हमने ढूंढ लिया। ठीक है, जो एक एमआरएनए, समझना, ये क्या बनाएगा, एक एमआरएनए बनाएगा। ये सेंस वाला पार्ट एक एमआरएनए बनेगा। ये एमआरएनए बन गया। डीएनए से तो एमआरएनए बनता है, तो मॉलिक्यूलर पढ़ चुके हो आप। मैसेंजर आरएनए, mRNA। और ये एमआरएनए एक प्रोटीन बनाएगा, ये एमआरएनए एक प्रोटीन बनाएगा। समझना,
यही एमआरएनए प्रोटीन बनाने का काम करेगा। ये दिखाते हैं ऐसे, और ये एमआरएनए दिखाते हैं, एमआरएनए से राइबोसोम बाइंड करा देते हैं, और यहाँ एक खास टाइप की प्रोटीन बना देते हैं। चलो, खास टाइप की प्रोटीन बन रही है, और ये प्रोटीन आगे जाकर के इसकी पैरासिटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी ये प्रोटीन एक तरीके से इसकी मेम्ब्रेन का गेटवे है। समझना, ये प्रोटीन इसकी मेम्ब्रेन का गेटवे है, जहां से न्यूट्रिशन एंटर करता है। समझना, ये प्रोटीन इसकी मेम्ब्रेन का गेटवे है, जहां से न्यूट्रिशन इसके अंदर एंटर करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरासिटिज्म। इसकी वजह से ही ये किसी प्लांट के ऊपर पैरासाइट हो पाएगा। इस प्रोटीन की वजह से न्यूट्रिशन एंटर करेगा। न्यूट्रिशन बोल सकते हो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरासिटिज्म। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरासिटिज्म। ठीक है, ये पैरासिटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी ये है। तब तक ये नेमाटोड मस्त बिंदास न्यूट्रिशन ले सकता है किसी भी यूकैरियोटिक प्लांट से। ठीक है, इस प्रोटीन की वजह से, इस प्रोटीन की वजह से। ठीक है, ये इट इज अ प्रोटीन, ये प्रोटीन है। इस प्रोटीन की वजह से, समझ रहे हो? तो इस प्रोटीन को बनाने वाले जीन को हमने ढूंढ लिया है। अब हम जीन के संग छेड़छाड़ करेंगे। समझना, अब हम क्या करने वाले हैं, आरएनए इंटरफ्रेंस यूज करने वाले हैं। अब समझना, अच्छी तरीके से समझना होगा आपको, इसी में समझा देता हूं मैं। एक यूकैरियोटिक सेल को वापस बना रहा हूं मैं। यूकैरियोटिक सेल है। हमने इस यूकैरियोटिक सेल के डी, समझना मेरी बात, टीआई प्लाज्मिड यूज कर लो। ठीक है, हमने एक टीआई प्लाज्मिड लिया, पूरा एकदम कंसेप्ट लेके चल रहा हूं मैं। टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड लिया। इस ट्राई टीआई प्लाज्मिड में हमने क्या काम किया, समझना। इस जीन को, नेमाटोड के इस जीन को हमने मॉडिफाई करके इसमें जोड़ दिया। इस जीन को मॉडिफाई करके इसमें जोड़ दिया। मॉडिफाइड नेमाटोड जीन, समझना अच्छी तरीके से। मॉडिफाइड, मॉडिफाइड का मतलब है हमने जीन को इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि इसके डीएनए के दोनों स्टैंड आरएनए बनाएंगे। समझ रहे हो? यानी इसमें सेंस और एंटी सेंस दोनों टाइप के आरएनए बनाने की क्षमता है। यानी इसे दो एमआरएनए बनेंगे इस जीन से। नॉर्मल केस में नेचुरली दो एमआरएनए नहीं बनते, एक ही एमआरएनए बनता है सेंस वाले स्टैंड से, और सेंस एमआरएनए बनता है। ठीक है, पर यहाँ पर दोनों टाइप के एमआरएनए बनेंगे, ये हमने मॉडिफिकेशन कर दिया। ठीक है, और टीआई प्लाज्मिड के हेल्प से हमने जीन को इंसर्ट करा दिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जिसको भी मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो ये मान लो सेल का अपना खुद का डीएनए था, हमने यहाँ पर नेमाटोड के डीएनए को भी इंसर्ट करा दिया है। ये इंसर्ट करा दिया नेमाटोड का डीएनए प्लाज्मिड की हेल्प से। ठीक है, अब नेमाटोड का डीएनए प्लाज्मिड की हेल्प से एंटर तो कर गया। एंटर करने के बाद यहां पर वही रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा, सेम वही रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा, ऐसे 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 ऐसे। इसमें नेमाटोड का डीएनए भी लगा दिया है हमने, ये ऐसे ऐसे। फिर अपना नॉर्मल खुद का डीएनए भी होगा, बना रहने दो उसको, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए।
ये नेमेटोड का डीएनए हमने टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से हमने मॉडिफाइड एंटर करा दिया है। अब जो नेमेटोड का डीएनए ना ये मॉडिफाइड है, यानी इसको हमने कुछ इसमें चेंजेस किए हैं। इसकी हेल्प से क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज यहां पर भी बाइंड करेगा और यहां पर भी बाइंड करेगा, दोनों जगह हमने आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइड लगा दी है। आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमरेज, इसकी हेल्प से क्या होगा, इसकी हेल्प से एक नहीं यहां दो आरएनए बनेंगे, ऐसा भी बनेगा, ऐसा भी बनेगा। ये मॉडिफाइड किया है हमने इसको, रूपांतरित, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड करके टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से यूकैरियोटिक सेल जिसको हमें मॉडिफाई करना है उसमें डाल दिया निमेटोड के उस जीन को जो इसकी पैरासिटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिसकी वजह से ये यूकैरियोटिक सेल में अपना भोजन ले पाता था, पैरासाइट रह पाता था, उसको ढूंढ लिया हमने। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी वजह से यहां पर अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गए यूकैरियोटिक सेल के अंदर। कैसे आरएनए बन गए, डबल स्टैंडर्ड, और समझना बहुत गजब है ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गई, ये एक सेंस होगा तो दूसरा एंटी सेंस होगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आर एन ए जो पहले नहीं था अब बन गया, क्योंकि मॉडिफाइड डीएनए डाला था हमने। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, समझ रहे हो ना मेरी बात। इसमें एक सेंस होगा तो एक एंटी सेंस, ऊपर वाला सेंस दिखा दो तो नीचे वाला एंटी सेंस दिखा दो। एक सेंस है तो एक एंटी सेंस है, समझना। अब क्या होने वाला है, बस अब आपका एक एंजाइम था याद हो, रिस्क, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा, रिस्क, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, रिस्क एक्टिवेट हो गया। रिस्क इनमें से एक आरएनए को उड़ाएगा, एक को छोड़ देगा। पहले तो बाइंड करा देते हैं रिस्क को, बाइंड करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए से रिस्क बाइंड करने के बाद अब इसके अंदर क्या होगा, भाई डीएनए को डाल दिया तो आरएनए बनते रहेंगे, और आरएनए बनते रहेंगे तो जो मैकेनिज्म यहां हो रही है वो होती रहेगी। अब यानी यहां क्या होने वाला है, यहां सिंगल स्टैंडर्ड, पहले एक दिखा दूं फिर ढेर सारे, जितने बनेंगे उतने के संग ये चीजें होंगी। यानी रिस्क प्रोटीन एक आरएनए के परखच्चे उड़ा देगी, बताओ किसके परखच्चे उड़ाएगी, सेंस के परखच्चे उड़ जाएंगे। बचेगा क्या यहाँ पर, एंटी सेंस। ठीक है, एंटी सेंस आरएनए विद रिस्क, ये क्या है, एंटी सेंस निमेटोड, आरएनए विद आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स विद रिस्क। अब इस यूकैरियोटिक्स प्लांट के अंदर ये भर गए हैं, भर चुके हैं। ठीक है, प्लांट को इससे कोई खतरा नहीं है, बन रहे बने, एंटी सेंस आरएनए रिस्क उसके पास होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बनने दो, प्लांट को कोई नुकसान नहीं है। ऐसे ही हमने क्या काम किया, अपने सारे प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई करा लिया, जिसको हम निमेटोड के इन्फेक्शन से बचाने चाहते थे। जैसे मान लो हमने टोबैको प्लांट के लिए ये काम किया, किसके लिए किया, टोबैको प्लांट के लिए। ये टोबैको प्लांट है आपका, अब इस टोबैको प्लांट को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई करा दिया था, मतलब इस टोबैको प्लांट के अंदर क्या होगा, इस टोबैको प्लांट के अंदर ढेरों सारे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे निमेटोड वाले, जिससे आपको बचाना है, नेमेटोड वाले जिनसे रिस्क जुड़ा हुआ होगा। एंटीसेंस विद रिस्क, एंटीसेंस विद रिस्क, एंटीसेंस विद रिस्क, एंटीसेंस विद रिस्क, ये भरे पड़े हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम, यूकैरियोटिक सेल्स, स्पेशली टोबैको। ठीक है,
ये ऑलरेडी भरे पड़े हैं, ठीक है। एंटीसेंस विद रिस्क, भरे पड़े हैं यूकेरियोटिक प्लांट में। अब समझना, नेमेटोड को नहीं पता था ये प्लांट नॉर्मल प्लांट नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है। अब समझना मेरी बात, चुपचाप से दबे पांव इसके अंदर नेमेटोड एंटर करता है, चुपचाप से दबे पांव इसके अंदर नेमेटोड्स एंटर करते हैं, नेमेटोड्स एंटर करते हैं। करा दो भाई, चुपचाप से दबे पांव इसके अंदर नेमेटोड एंटर कर रहा है, कर गया, नेमेटोड एंटर कर गया, चुपचाप से दबे पांव नेमेटोड इसके अंदर एंटर कर गया। समझना, नेमेटोड को नहीं पता था, तो नेमेटोड के अंदर तो वही मैकेनिज्म चल रही है, ठीक है। नेमेटोड के अंदर तो वही मैकेनिज्म चल रही है, नॉर्मल चल रही थी, ठीक है। उसके पास अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, उसने अपने डीएनए को एक्टिवेट किया नेमेटोड ने, इसको नहीं पता क्या होने वाला है। डीएनए में से एक डीएनए स्टैंड था, उससे आरएनए बना, एक आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए, समझना, एमआरएनए बना, और इस एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, वही सेम मैकेनिज्म जो वहां मैंने कराया था, ये प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन मेम्ब्रेन से जुड़ करके इस प्लांट मटेरियल को सक करने की कोशिश करेगी, मतलब पैरासिटिज्म दिखाएगी, ये प्रोटीन पैरासिटिज्म दिखाएगी। अब क्या प्लांट करेगा, समझना, ये प्लांट मटेरियल अंदर एंटर करेगा, ये एंटर किया, जैसे ही ये प्लांट मटेरियल प्रोटीन की हेल्प से एंटर करेगा तो उस प्लांट मटेरियल में क्या आएगा, एंटीसेंस। ये कौन सा आरएनए, सेंस, सेंस, सेंस एम आर एन ए ऑफ नेमेटोड। नेमेटोड का सेंस एमआरएनए ऑलरेडी नेमेटोड में बन रहा है, ये नेमेटोड है, एंटर कर रहा है, ठीक है। एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है, ठीक है। अंदर एंटर कर रहा है, एंटर कर गया, मैकेनिज्म वही बनी। तो जैसे ये एंटर करेगा तो साथ में ये भी तो एंटर कर जाएंगे, कर गए, ये भी एंटर कर गए, ये भी एंटर कर गए, ये दिखा दो। और इनके एंटर करते ही रिस्क, रिस्क समझना मेरी बात, ये रिस्क भी जुड़ा हुआ था। रिस्क क्या काम कर देगी यहां पर, यहां रिस्क क्या काम कर रही है, डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन रहा है, डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, जो पहले नहीं था बन गया, डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ये बन गया। समझना, ये एंटर किया होगा अंदर, रिस्क लगा हुआ था, सीधा यहां आ गया बाइंड करके, ठीक है। अब रिस्क किसको तोड़ेगी, किसको, सेंस को या एंटी सेंस को, इसकी वजह से सेंस आरएनए के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, सेंस आरएनए के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ सेंस आरएनए, समझना अच्छी तरीके से, यहाँ क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ सेंस आरएनए। सोचो, इस नेमेटोड का सेंस आरएनए का अगर ब्रेकडाउन हो गया, नेमेटोड के सेंस आरएनए का अगर ब्रेकडाउन हो गया, सेंस एंटी सेंस, सोचो इस नेमेटोड के सारे सेंस आरएनए अगर हम तोड़ दिए गए, जब भी एक एक निवाला निकलेगा सेंस आरएनए गया, एक निवाला निकलेगा सेंस आरएनए गया, तो सेंस आरएनए नहीं रहेगा तो ये पैरासिटिज्म ही शो नहीं कर पाएगा, और पैरासिटिज्म शो नहीं कर पाएगा
तो ये तड़प तड़प के मारा जाएगा। खत्म खत्म। नेमाटोड सरवाइव ही नहीं कर पाएगा इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ये नेमाटोड इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये नेमाटोड यूकैरियोटिक सेल के अंदर सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब भी कुछ भी खाने की कोशिश करेगा तो ये भी अंदर एंटर करेंगे, सेंस से बाइंड कर देंगे, रिस्क सेंस को उड़ा देगी, एंटी सेंस बचेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एंटी सेंस कभी भी प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। समझ रहे हो? इस तरीके से आपने दिमाग लगा करके उन साइंटिस्टों ने टोबैको प्लांट को नेमाटोड रेजिस्टेंट बना दिया, एक क्षमता दे दी कि जब भी नेमाटोड तुम्हारे अंदर एंटर करेगा मारा जाएगा, पर तुम्हारे ऊपर पैरासाइट बन के नहीं रह पाएगा। समझ में आया या नहीं आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक थी, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक थी। यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है आपकी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। एनसीईआरटी ने देखो डायग्राम भी दे रखा है, एनसीईआरटी ने डायग्राम भी दे रखा है। दिख रहे हो ये रूट के अंदर नेमाटोड हैं, ये नेमाटोड दिख रहे होंगे आपको सारे के सारे, राउंड वॉर्म नेमाटोड दिख रहे हैं, राउंड वॉर्म सारे के सारे। ये है विदाउट ट्रीटमेंट नेमाटोड दिख रहे होंगे, ये ट्रीटमेंट के बाद देखो गायब हो गया, एकदम रूट मस्त हो गई। अब इसके अंदर कोई भी नेमाटोड नहीं है। समझ पा रहे हो या नहीं? ठीक है, वही मैं लिख रहा हूं, आरएनए आई टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये टेक्निक ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, ये होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म, इसी को हमने इन्वॉल्व किया। समझ रहे हो? इसी को हथियार बना करके नेमाटोड के अगेंस्ट यूज किया है हमने। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग, ये क्या करता है? साइलेंसिंग करता है, साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए, एक पर्टिकुलर एमआरएनए को साइलेंट करता है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। यानी उस सेंस एमआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो पाता, प्रोटीन नहीं बन पाती, वो शांत हो जाता है, नॉक आउट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। समझ रहे हो? फ्लेवर सेवर टोमेटो में भी तो यही टेक्निक यूज की थी हमने, उस सेंस एमआरएनए को शांत करने के लिए, सुलाने के लिए कि भाई अब तेरा काम नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है तब मैं आगे अगला स्टार्ट करूंगा, इंसुलिन। ठीक है, मान के चल रहे हैं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करेंगे कि बायोटेक एग्रीकल्चर वाला पार्ट हमारा एकदम एंड होता है बहुत अच्छी तरीके से। यहां तक मैं मान के चल रहा हूं एग्रीकल्चर में आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर में 4 टेक्निक बतानी थी, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक थी, सो सबसे मतलब दिमाग खराब करने वाली आरएनए इंटरफेरेंस, जो मैंने बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली बताई है आपको, बहुत एकदम सिंपल वे में। तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा यहां तक। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं कि मेडिसिन में इसकी एप्लीकेशन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिन में क्या क्या चल रहा है। तो 2 बातें ध्यान रखना, अगर मैं ऑल ओवर बर्ड बात करता हूं, आखिर कितने थेरेप्यूटिक्स हैं या वो सब्सटेंस हैं, वो मेडिसिन हैं, या जो भी आप ट्रीटमेंट में यूज करते हो मेडिसिन में कंपोनेंट, जो अब तक बन चुके हैं ऑल ओवर बर्ड बायोटेक्नोलॉजी से। तो ध्यान रखना 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स प्रोड्यूस हो चुके हैं या अप्रूव्ड हो चुके हैं मार्केट में यूज करने के लिए वर्ल्ड वाइज। ये क्वेश्चन बनता है, टोटल कितने? 30 की अगर मैं बात करूं तो 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स, ठीक है, वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया के अंदर अप्रूवल मिल चुका है, इनको अप्रूवल मिल चुका है दुनिया के अंदर 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स को यूज करने का। समझना, जिसमें अगर मैं खाली इंडिया की बात करूं, ओनली इंडिया की बात कर रहा हूं, तो इंडिया में भी पीछे नहीं है हम, 12 इन इंडिया, 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड, यानी आपके मार्केट में 12 थेरेप्यूटिक्स इनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जो लोग यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो? मेडिकल फील्ड में इनका यूज हो रहा है बेटा। तो वर्ल्ड वाइड कितनों को अप्रूवल मिल चुका है? 30। इंडिया के अंदर कितने प्रेजेंटली यूज हो रहे हैं? 12। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब एक एक करके चलेंगे। इसके अंदर एक तो हम इंसुलिन की बात करने वाले हैं और एक जीन थेरेपी की बात करने वाले हैं, और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वो एक अलग पार्ट है, इसी का ही समझ लो, क्योंकि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर कह सकते हो या मतलब
ये टेक्निक हम लेकर के आए हैं, मेडिकल फील्ड की ही है सारी की सारी, ठीक है। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जैसे अब थोड़ा समझना पड़ेगा कहानी। एक्चुअल में पहले के टाइम पर क्या होता था भाई, किसी के पेनक्रियास के अंदर अगर इंसुलिन नहीं बन रही तो हम पॉक इंसुलिन या बीफ इंसुलिन यूज करते थे, ठीक है। यानी हम पिग से इंसुलिन निकालते थे या बीफ, समझना मेरी बात, काउ से हम इंसुलिन निकालते थे। ये इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन के काफी सिमिलर थी, पर फिर भी है तो बाहर की, ठीक है। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, इंसुलिन को हम बॉडी में इंजेक्ट करते थे तो ह्यूमन में काम कर रहे थे, पर साइड इफेक्ट भी थे। कई ह्यूमंस को इन इंसुलिन से एलर्जी थी, उनका इम्यून सिस्टम एग्रेसिव, हाइपर एग्रेसिव हो जाता था। क्यों? क्योंकि भाई दूसरे एनिमल के हैं ना वो, ठीक है। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट कम है इनका, ठीक है, पर फिर भी कई केसों में थोड़ा सा दिक्कत आती थी। तो मतलब मजा नहीं आ रहा था यार, ठीक है चीजें मिल मिल रही हैं, एलर्जी टेस्ट करना पड़ रहा है, एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, नहीं करेगी तो फिर क्या ऑप्शन है हमारे पास, दिक्कत है ना। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया यार, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ चुकी है, क्यों ना इस इंसुलिन को हम खुद प्रोड्यूस करें। समझ रहे हो, ई कोलाई के अंदर या किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर इस इंसुलिन के जीन को इंसर्ट करा करके बनाया नहीं जा सकता क्या? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो पहले आपको इंसुलिन की बेसिक बातें पता होनी चाहिए। नेचुरल जो इंसुलिन बनता है किस फॉर्म में बनता है, कितनी चेंज होती हैं, कैसे बनता है, क्या इमेच्योर फॉर्म तो नहीं होती क्या, मतलब पूरा आपको समझना पड़ेगा, तब उस टेक्निक को आप अप्लाई करोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, तब जाकर के चीजें बन पाएंगी, समझे। तो मैं पहले बेसिक समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये बेसिक एनसीईआरटी की लाइंस लिख दी है मैंने, पर मैं इसको डायग्रामेटिकली एकदम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, छोड़ो इसको, बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। बना के शायद ज्यादा अच्छा आएगा मुझे लग रहा है, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो सबसे पहले साइंटिस्टों ने पेनक्रियास को समझा। पेनक्रियास क्या है? पेनक्रियास और पेनक्रियास के भी बीटा सेल, मैं एक बीटा सेल बना के दिखा दे रहा हूँ, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। ये क्या है? इट इज अ बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। भाई पेनक्रियास के बीटा सेल में तो इंसुलिन बनता है, ये तो आप जानते ही हो ना। इसमें एक पर्टिकुलर डीएनए होगा, समझना अच्छी तरीके से, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑफ किस क्रोमोसोम पर होता है इंसुलिन का जीन? 11th क्रोमोसोम। डबल स्टैंडर्ड आरएनए ऑफ 11th क्रोमोसोम। 11th क्रोमोसोम का डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ठीक है, 11th क्रोमोसोम का। हमारे 11th क्रोमोसोम के अंदर इंसुलिन जीन होता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब इससे क्या बनेगा, इससे मैं डायरेक्टली दिखा दे रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, अब यहाँ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होगा, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा फिर ट्रांसलेशन होगा, अब प्रोटीन बनेगी, समझना। हम्म, ठीक है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा बना रहा हूं मैं। हम्म, एक छोटी चेन, एक छोटी चेन बनेगी, एक छोटी चेन बनेगी, फिर इससे जुड़ेगी एक बड़ी चेन ऐसे, फिर इससे एक छोटी चेन आके जुड़ जाएगी, वाइट, ब्लू, रेड, ये दिखाई दे। ये पूरी एक
प्रोटीन बनी है, एक प्रोटीन जिसमें 3 प्रोटीन नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है। एक ग्रीन कलर की प्रोटीन नजर आ रही है आपको यहाँ पर, एक ये कलर नजर आ रहा है, एक ब्लू कलर नजर आ रहा है। एक ब्लू कलर नजर आ रहा है, ऐसा नजर आ रहा है ना। ये बनती है फॉर्मेशन ऑफ इमेच्योर इंसुलिन, फॉर्मेशन ऑफ इमेच्योर इंसुलिन। ये क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ इमेच्योर इंसुलिन, फॉर्मेशन ऑफ इमेच्योर, या प्रो भी बोल सकते हो, प्रो, प्रो इंसुलिन, फॉर्मेशन ऑफ इमेच्योर या प्रो इंसुलिन, जिसमें 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं। समझना, ये चेन ए है, मानो ये चेन ए है, ये ए चेन है, ये मैं ए लिख देता हूं ऐसे, जगह कम है, ये ए है, तो ये बी चेन है, बी, तो ये सी पेप्टाइड है, सी पेप्टाइड। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसमें, ए, बी और सी। समझना, कितनी पॉलीपेप्टाइड नजर आ रही है यहाँ पर? 3 पॉलीपेप्टाइड नजर आ रही हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि ए पॉलीपेप्टाइड, सी पॉलीपेप्टाइड है, सी पॉलीपेप्टाइड, ये ए पॉलीपेप्टाइड है, ए पॉलीपेप्टाइड, ए पॉलीपेप्टाइड, ये दिख रही है ना, ये बी पॉलीपेप्टाइड है, बी पॉलीपेप्टाइड। ए पॉलीपेप्टाइड की अगर मैं बात करूं, इसमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं, तो ए के अंदर अप्रोक्सीमेटली 21 अमाइनो एसिड होते हैं, ये ध्यान रखना है। बी में लगभग लगभग 30 के आसपास, 30 अमाइनो एसिड होते हैं। हाँ, सी पॉलीपेप्टाइड में लगभग 33 अमाइनो एसिड होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखना। तो 3 पॉलीपेप्टाइड बनती हैं बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास के अंदर, डबल स्टैंडर्ड 11th डीएनए ऑफ 11th क्रोमोसोम। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसमें क्या होता है, इसमें ए और बी चेन आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ जाते हैं, जुड़ गए, जुड़ जाते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज। डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड ब्रिज से ये आपस में जुड़ जाते हैं, ए और बी चेन। समझना, ये बन रही है पर कैसी है? अभी इमेच्योर है, प्रो है, मैच्योर नहीं है। अब अगला स्टेप, अगला स्टेप क्या, देखो समझो, अगला स्टेप क्या होने वाला है। आफ्टर मैचुरेशन, मैचुरेशन के दौरान अब यहां 2 ही चेन रह जाएंगे, एक छोटी वाली चेन तो एक बड़ी वाली चेन, एक छोटी चेन और एक बड़ी चेन। समझना, ठीक है। और यहां पर एक चेन बाहर निकल जाएगी, एक चेन बाहर आ जाएगी, सी चेन बाहर आ गई, यानी रिमूवल ऑफ सी चेन हो गया। ड्यूरिंग मैचुरेशन, ड्यूरिंग मैचुरेशन ये सी पॉलीपेप्टाइड, सी पॉलीपेप्टाइड निकल गई ड्यूरिंग मैचुरेशन, और ए और बी तो आपस में जुड़े हुए हैं। ये मैच्योर इंसुलिन है, ये मैच्योर इंसुलिन है, ये होगी मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन में एक ए पॉलीपेप्टाइड होगी और एक बी पॉलीपेप्टाइड होगी।
मैच्योर इंसुलिन है। और मैच्योर इंसुलिन की अगर बात की जाए ना, तो इसमें अमाइनो एसिड कितने होंगे जरा देखा जाए। ए चेन होती है, ए और बी चेन होंगे। ए के अंदर मैंने बताया था कितने होते हैं 21, तो बी के में कितने होते हैं 30 अमाइनो एसिड। तो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हुए हैं 51 अमाइनो एसिड। टोटल 51 अमाइनो एसिड हुए उसके अंदर, टोटल 51 अमाइनो एसिड, ध्यान रखना। टोटल 51 अमाइनो एसिड हैं इसके अंदर, एक दो नहीं है, टोटल 51 अमाइनो एसिड है। यहां तक समझ में आया नहीं आया? हाँ 51 अमाइनो एसिड। मैच्योर इंसुलिन की बात चल रही है, टोटल 51 अमाइनो एसिड है इसके अंदर। समझे या नहीं समझे? ठीक है, हाँ समझ रहे हो आप, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है यहाँ पर कि हमने क्या काम किया। डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया, ये मैच्योर, ये पूरा मैच्योरेशन हो गया। तो ये मैच्योर इंसुलिन, क्वेश्चन पूछेगा मैच्योर इंसुलिन में टोटल अमाइनो एसिड कितने होते हैं, जरा जोड़ दो। ठीक है, 4 यहाँ पर आ गए, 3 4 5 6 7 8, 84, टोटल 84 अमाइनो एसिड होते हैं। मैच्योर इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं 51 अमाइनो एसिड। ड्यूरिंग मैच्योरेशन कौन सी पॉलीपेप्टाइड रिमूव हो जाती है, सी पॉलीपेप्टाइड। कितने अमाइनो एसिड होते हैं सी पॉलीपेप्टाइड में, या कितने अमाइनो एसिड निकल जाते हैं, तो 33 अमाइनो एसिड निकल जाते हैं मैच्योरेशन के दौरान। किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछे, ये एक्चुअल में नेचुरल प्रोसेस है जो पेनक्रियाज में होती है। कहाँ होती है, पेनक्रियाज में। तो यही बात समझाने की कोशिश की है एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में, कि इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज, ठीक है, वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ, ठीक है, कहाँ से, कैटल, पिग, ठीक है, इंसुलिन फ्रॉम द एनिमल सोर्स, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट होते थे। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ए चेन बी दैट आर लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, जुड़े होते हैं। मैमल्स की अगर बात की जाए, हमारे अंदर जो इंसुलिन बनती है प्रो हार्मोन है, प्रो हार्मोन का मतलब इनएक्टिव फॉर्म में बनती है, ठीक है, प्रो एंजाइम की फॉर्म में बनती है, इनएक्टिव फॉर्म में बनती है, ठीक है। आप समझ रहे हो, इसको प्रो इंसुलिन बोलते हैं, जो इनएक्टिव होती है, प्रोड्यूस बिफोर इट बिकम अ फुली मैच्योर, ठीक है, फंक्शनल हार्मोन विच कंटेन एन एक्स्ट्रा, इस पे एक्स्ट्रा चेन कौन सी होती है मैच्योर के अंदर, सी पॉलीपेप्टाइड एक्स्ट्रा चेन होती है, ठीक है, जो मैच्योर के अंदर नहीं होती। दिस सी पॉलीपेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन, ठीक है। द मेन चैलेंज ऑफ अब क्या था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मेन चैलेंज क्या था, कि यार यहाँ एक पॉलीपेप्टाइड नहीं बनानी, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने हैं, और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन अलग अलग बना के जोड़ा कैसे जाए उनको, ये चैलेंज था। तो इस चैलेंज को किस कंपनी ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया, समझो मेरी बात, ये बनाने का तरीका बता दिया मैंने। इन 1983, ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कब, इन 1983, मेरे जन्म के बाद, इन 1983 एली लिली एन अमेरिकन कंपनी, ठीक है, प्रिपेयर 2 DNA, समझना, 2 DNA सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन। मतलब इस कंपनी ने क्या काम किया, ठीक है, कौन कंपनी का नाम भी ध्यान रखना है भाई, अमेरिकन कंपनी थी, ये भी कहीं पूछा गया है, ठीक है। इन्होंने 2 DNA सीक्वेंस ए और बी को अलग अलग लिया, ह्यूमन इंसुलिन, एंड इंट्रोड्यूस देम इन द प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई, और इकोलाई में इंसर्ट कर दिया। पीबीआर 322 को यूज करके इन्होंने इकोलाई में इंट्रोड्यूस कर दिया। और फिर फाइनली चेन ए एंड वी आर प्रोड्यूस सेपरेटली, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय द, मतलब सेपरेट बना करके लास्ट में इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा गया है, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा गया है, और तब बनता है ह्यूमन इंसुलिन, मैच्योर। इसको जो आर्टिफिशियली बनाया ना, उसको हिम्यूलिन बोलते हैं, हिम्यूलिन। ह्यूमिलिन, ह्यूमिलिन, ठीक है, इसी को हिम्यूलिन टर्म यूज किया गया, समझना मेरी बात, इसी को हमने टर्म यूज किया हिम्यूलिन, ठीक है। जो सिंथेटिक इंसुलिन होता है जो मार्केट में मिलता है वो हिम्यूलिन है, ठीक है, आप समझ पा रहे हो, हिम्यूलिन है, इंसुलिन ना बोल करके हिम्यूलिन बोलोगे। अब कैसे बनाया जानना चाहते हो, तो एक छोटा सा मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पर डायग्राम, चलो बन तो जाएगा। जैसे इन्होंने एक ह्यूमन सेल ले ली,
ऐसे दिखा दो। एक प्लाज्मिड दिखा दो। दो चीजें समझनी होंगी, ठीक है। ह्यूमन सेल है, प्लाज्मिड है, कौन सा प्लाज्मिड ये भी याद रखो, PBr322 प्लाज्मिड ले लिया। यहाँ दिखा सकते हो क्रोमोसोम के अंदर, आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन DNA फ्रॉम 11th क्रोमोसोम, ठीक है। इसको आइसोलेट करके, ठीक है, इससे आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू RNA बनाओगे, फिर उस RNA से आप फिर DNA बनाओगे, ठीक है। समझना मेरी बात, फिर उससे आप DNA बनाओ, कौन है भाई स्पैम, ठीक है। फिर DNA बनाओगे, फिर फाइनली आप क्या काम करोगे, सेम टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे, वो सेम वही चीज है, वही सारी चीजें हैं। इसको और इसको लेकर के आप क्या काम करोगे। हाँ, अब दो बातें करनी है यहाँ पर, प्लाज्मिड एक नहीं दो प्लाज्मिड लेने हैं, दो, ए जीन और बी जीन, ठीक है। ए चेन और बी चेन अलग अलग बनानी है यहाँ पर। रिकॉम्बिनेंट बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्बिनेंट। अब रिकॉम्बिनेंट एक नहीं बनेंगे यहाँ, रिकॉम्बिनेंट दो बनेंगे, क्योंकि चेन अलग अलग हैं, ठीक है। चेन अलग अलग हैं, तो दो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे यहाँ पर। एक के अंदर ए जीन होगा, एक के अंदर बी जीन होगा। इन्होंने जो किया, ए चेन वाला पॉलीपेप्टाइड है, ये बी चेन वाला पॉलीपेप्टाइड है, प्लाज्मिड एक ही है। इसको अलग इकोलाई में एंटर करा दिया, इसको अलग इकोलाई में एंटर करा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन। इकोलाई भी अलग अलग यूज किए दोनों के लिए। इकोलाई, इकोलाई में जब उसको एंटर कराओगे, पूरा ड्रॉ करके दे रहा हूँ, प्रॉपर एकदम दिमाग में छप जाएगा। समझना, इससे तो बनेगी ए पॉलीपेप्टाइड, समझना, और इससे बना दो, इससे बना दो बी पॉलीपेप्टाइड, और बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड से इनको आपस में इन्होंने जोड़ दिया, ये बन गया मैच्योर इंसुलिन। तो जो एली लिली कंपनी थी, उसका टारगेट क्या था, उसने एक ह्यूमन सेल से मतलब आइडेंटिफाई किया, किसको, वही इंसुलिन के डीएनए को। इंसुलिन में दो डीएनए अलग अलग निकाले, एक पॉलीपेप्टाइड का डीएनए और बी पॉलीपेप्टाइड का डीएनए, सी पॉलीपेप्टाइड के डीएनए को टच नहीं किया इन्होंने, ठीक है। इन दोनों डीएनए को दो अलग अलग रिकॉम्बिनेंट बनाए, समझना, PBr322 यूज करके, ये दो अलग, और दोनों को अलग अलग होस्ट इकोलाई में डाल दिया, और अलग अलग इकोलाई के अंदर ए और बी प्रोटीन बन गई, उनको बाद में आकर के डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, ठीक है। ये चैलेंज स्वीकारा इन्होंने, और एक आर्टिफिशियल इंसुलिन या हिमुलिन का फॉर्मेशन किया एली लिली कंपनी ने 1983 के अंदर, जो एक अमेरिकन कंपनी थी। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, मतलब छपना चाहिए ब्रेन के अंदर एकदम परफेक्टली।
यहां तक बताओ, कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। यहां तक तो एकदम चीजें क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी दो टेक्निक कवर हो जाती हैं यहाँ पर, दो टेक्निक हमारी कवर हो जाती हैं यहाँ पर। एक तो हमने आरएनए इंटरफेरेंस कवर कर लिया, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ कवर किया है, ठीक है, आप कह सकते हो आरएनए इंटरफेरेंस का इंसुलिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। आरएनए इंटरफेरेंस किसके अंदर आ गया, आरएनए इंटरफेरेंस आ गया एग्रीकल्चर के अंदर, और इंसुलिन आ गया मेडिकल के अंदर, ठीक है। तो मेडिकल में मैंने दो टेक्निक बोली थी, सेकंड टेक्निक पे एंटर कर रहा हूं मैं, जीन थेरेपी। देखो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, समझो मेरी बात। जीन थेरेपी है क्या और कब यूज हुई, मैंने बताना पहले कारण ढूंढो, कारण क्या है, किस वजह से ये चीज यूज हुई, ठीक है, समझना। तो 1990 का केस है, एक 4 साल की बच्ची थी। 1990 का केस है, एक 4 साल की बच्ची थी जिसके अंदर एड्स से भी भयानक बीमारी थी, ठीक है, एड्स से भी, इसको SCID बोलते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स के केस के अंदर ओनली टी लिम्फोसाइट का नंबर कम होता है, यहाँ टी और बी दोनों का ही नंबर कम हो रहा है, ठीक है, यह नंबर बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, यानी इम्यून सिस्टम बिल्कुल बर्बाद हो गया है, ठीक है, आप समझ रहे हो, इसलिए होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, SCID, ठीक है, इस बच्ची को प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो प्रॉब्लम पर मैं पहले मैं प्रॉब्लम समझाऊंगा, प्रॉब्लम क्या है, ये SCID है क्या, ठीक है, समझो। और इसमें एक एंजाइम का रोल होता है, एक एंजाइम एडेनोसिन डीएमिनेज, समझना, जो बोन मैरो के अंदर, ठीक है, प्रोड्यूस होता है पर्टिकुलर सेल्स के थ्रू, ठीक है। तो मैं समझाऊं आपको, अगर मान लो एक बोन बना देता हूं मैं, बोन के अंदर रेड बोन मैरो होता है, तो आप जानते हो ना। रेड बोन मैरो में सेल्स होते हैं, ADA, एडेनोसिन डीएमिनेज। इसी को बोलते हैं ADA, एडेनोसिन डीएमिनेज। इस एंजाइम को बनाने का काम करते हैं रेड बोन मैरो के सेल्स, ठीक है। और ADA क्या काम करता है समझो, ये ADA स्टूमुलेट करता है, स्टूमुलेट करता है एक टी लिम्फोसाइट, टी, मैं लिखता हूं पूरा स्टूमुलेट, मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। तो ये एंजाइम कितना जरूरी है, ये हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। सोचो अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो इन सेल्स का डिफरेंशिएशन मैचुरेशन ही नहीं होगा, नंबर कम हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, नंबर कम हो जाएगा। यानी टी लिम्फोसाइट का मतलब है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल
मीडिएटेड इम्यूनिटी, और बी लिम्फोसाइट का मतलब है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर ये एंजाइम नहीं बन रहा, या इस एंजाइम को बनाने वाले जीन में कोई डिफेक्ट है, समझना मेरी बात, तो आपके अंदर ना तो बी लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ेगा ना टी लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ेगा, और आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा। इस 4 साल की बच्ची की जो बात कर रहा हूं ना मैं, 4 ईयर की जो बच्ची है, ठीक है, 1990 का केस है, 1990 का केस है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। और 4 ईयर ओल्ड गर्ल, कितने साल मतलब बच्ची थी, 00, समझना मेरी बात, 1990 का केस है, 4 ईयर ओल्ड गर्ल्स थी, इसके अंदर कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी थी, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडीए डेफिशिएंसी थी। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम फॉर फंक्शन। सोचो, अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ना तो टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन होगा, ना बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन होगा, यानी आप उस बच्ची का पूरा ही इम्यून सिस्टम एकदम ठप पड़ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, समझना मेरी बात। इसके लिए हमने जीन थेरेपी टर्म यूज किया। जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है, समझो एक तरीके से, यहां पर आप डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर रहे हो हेल्दी जीन से, समझना। क्योंकि इस बच्ची के पास क्या तरीके हैं भाई, बचाने का तरीका क्या है, या तो उसको एंजाइम इसकी, समझ रहे हो, इसके बोन मेरो में एंजाइम इंजेक्ट करते रहो, और एंजाइम की जो लाइफ होती है ना, इस एंजाइम की, बाहर से एंजाइम इंजेक्ट करोगे तो मतलब 20 दिन हार्डली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं, 20 दिन के आसपास इसकी लाइफ होती है, ठीक है। तो हर 20 दिन में इस एंजाइम को, जो बहुत कॉस्टली है, हर 20 दिन में इस एंजाइम को, ये कोई क्योर नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, थोड़ा लंबा क्योर हो सकता है अगर आप इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा दो। और बोन मैरो आप जानते हो, कई मूवीज में भी देखा है आपने, इतना आसान नहीं है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अगला तरीका है पर वो इतना आसान नहीं है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, समझ में आ गया। पर तरीका ये है, तो या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा दो या एंजाइम इसके अंदर डलवाते रहो, तो ये चीजें चलती रहेंगी कुछ हद तक, ठीक है, बट इट इज नॉट अ परमानेंट क्योर, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया क्यों ना जीन थेरेपी की जाए, क्योंकि बोन मैरो मिलता ही नहीं है। जीन थेरेपी में हम क्या करेंगे, इसके डिफेक्टिव सेल को, या ऐसे सेल जिनमें डिफेक्टिव जीन है, उनको हेल्दी जीन वाली सेल से रिप्लेस कर दें अगर, तो इसी का बोन मैरो एक इनडायरेक्टली हम बना लेंगे। फिर इसी के बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करना आसान है, क्योंकि सेम बोन मैरो ढूंढ पाना इम्पॉसिबल, ठीक है, बॉडी एक्सेप्ट करे या ना करे, दोनों ही ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है। तो इसी को हम जीन थेरेपी बोलते हैं, डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस करना, ठीक है। बेसिक समझ में आया कहानी। इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय, क्या क्या करते हैं, या तो एक तरीका क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दो, इतना आसान नहीं है, या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ठीक है। इंजेक्शन से एंजाइम डालना पड़ता है, जो बहुत ज्यादा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 20 डेज के आसपास इसकी लाइफ होती है। दिस फंक्शन एडीए इज गिविंग टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन, बहुत ज्यादा काम नहीं करता, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोच दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, दोनों ही अप्रोच यूज कर रहे हो, पर दोनों के केस में कंप्लीट क्यूरेशन नहीं है, और इतना आसान नहीं है, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। तो अब यहां पर मैं एंटर कर रहा हूं जीन थेरेपी के अंदर, मेथड ऑफ जीन थेरेपी, समझ रहे हो, सीडीएनए, हाँ, अभी जो इंसुलिन बनाई थी ना, उसमें भी मैंने बताया था मॉडिफाइड, मॉडिफाइड का मतलब है सीडीएनए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं, जो हम लैब में बनाते हैं, उसको हम यूज करते हैं यू कैरियोटिक, ठीक है, जीन के केस में, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो हमारे डीएनए के अंदर इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर इंट्रॉन नहीं होते हैं, ओनली एक्सॉन होते हैं, तो इंट्रॉन को रिमूव करना होता है, इसलिए सीडीएनए यूज करते हैं। चलो, as a first step towards gene therapy, lymphocyte from the blood of patient are grow in a culture outside the body। आप सबसे पहले क्या करोगे, पेशेंट से, पूरा डायग्राम से समझाता हूं तब समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। देखो जगह है क्या, अब तुम्हें समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। जैसे मान लो, मैं अक्सर का जो दिखाता हूँ बच्चों को डायग्राम बना करके, वही बना रहा हूँ। मान लो ये बच्ची है, ठीक है, समझ गए, समझ गए, ये बच्ची है, ठीक है। इसके कौन सी बीमारी हो रखी है, बीमारी का नाम भी याद रख लो, कोई नहीं, ये फ्यूचर में तो नहीं, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, बट इनडायरेक्टली मैं बता ही रहा हूँ आपको।
जरूरत ही नहीं है पैरर, ठीक है। इसको है SCID, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, SCID, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ADA डिफेक्टिव सेल्स हैं, ठीक है। SCID वाले पेशेंट में क्या है, ADA डिफेक्टिव सेल्स, ADA डिफेक्टिव सेल्स हैं, ठीक है। इसकी वजह से इसका ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीड इम्यूनिटी दोनों ही काम नहीं कर रही हैं। इसलिए इस बच्ची को प्रॉब्लम क्या है, 4 ईयर ओल्ड बच्ची थी, ठीक है। SCID हो रखा था, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। हमने क्या काम किया, जैसे बता जीन थेरेपी हम करते हैं, हमने इसके इन सेल्स को आइसोलेट किया इंजेक्शंस के थ्रू, इन सेल्स को हमने आइसोलेट किया बोन मैरो से। समझना कौन सी सेल्स को आइसोलेट कर रहे हो यहाँ पर, ADA डिफेक्टिव सेल्स को, आइसोलेशन ऑफ ADA डिफेक्टिव सेल्स। समझना यहां क्या कर रहे हैं हम, आइसोलेशन ऑफ ADA डिफेक्टिव सेल्स, कहां से, फ्रॉम बोन मैरो, बोन मैरो से आपने इनको आइसोलेट कर लिया, जो एनसीईआरटी बोल रही है, जिनमें वो जीन डिफेक्टिव था, ADA जीन, ठीक है। अब इन सेल को आप कल्चर पर रन कराओगे, कल्चर पर ग्रो कराओगे, रन का मतलब ग्रो कराओगे। समझना कल्चर पे एक मीडियम होता है, वो डालना पड़ेगा आपको ग्रो कराने के लिए। ठीक है, कल्चर पर डाला आपने, ठीक है। आपने सेल निकाले, अच्छा, कोई नहीं, कलर चेंज करना होगा यार। कल्चर ले लिया। अब कल्चर लेकर के अब क्या करोगे, इसमें सेल्स डालोगे, ADA डिफेक्टिव सेल्स को ग्रो करा रहे हो आप, ADA डिफेक्टिव सेल्स को इसके अंदर ग्रो करा रहे हो आप, ठीक है। ग्रोथ ऑफ ADA डिफेक्टिव सेल्स, ये क्या है सब, ADA डिफेक्टिव सेल्स, ADA डिफेक्टिव सेल्स। आप ADA डिफेक्टिव सेल्स को कल्चर, ये कल्चर है, कल्चर में ग्रो करा रहे हो। आपने उस बच्ची के ADA डिफेक्टिव सेल को लिया, कल्चर में ग्रो करा लिया आइसोलेट करके। अब वही टेक्निक यूज करेंगे, आपको एक हेल्दी जीन चाहिए, cDNA, जो आपने ले रखा है, cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA, cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA लिया, ठीक है। हेल्दी ADA जीन, हेल्दी ADA जीन, ये आपने ले लिया। समझना मेरी बात, आपको करना क्या है, इसको एक वेक्टर में जोड़ना है और रिकॉम्बिनेंट बनाना है, और उस रिकॉम्बिनेंट का इन्फेक्शन इसमें कराना है, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए इनका, ठीक है। तो वेक्टर ले लो, रिट्रोवायरस, कोई वायरस ले लिया आपने, रिट्रोवायरस, बताया भी था मैंने, रिट्रोवायरस यूज करते हैं। अरे ठीक है,
इस जीन को, ये जीन है cDNA, ठीक है, इसको आपने एंटर करा दिया रेट्रोवायरस के अंदर। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ, मतलब एक तरीके से इसको एंटर करा दिया इसके जीनोम के साथ। तो रेट्रोवायरस एक्ट एज, रेट्रोवायरस है ये, रेट्रोवायरस, जो क्या काम करेगा, वेक्टर की तरह काम करेगा, वेक्टर की तरह काम करेगा। ये जीन को आपने इसमें जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ने के बाद हेल्दी जीन इसके अंदर चला गया, हेल्दी एडीए जीन। इस वायरस का इन्फेक्शन करा दोगे आप इन सेल्स के अंदर, यानी ट्रांसफॉर्मेशन कराओगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करा दोगे। ट्रांसफॉर्मेशन कराने के बाद क्या होगा, ये हेल्दी जीन इन सेल्स के अंदर आ जाएगा, हेल्दी हेल्दी जीन इन सेल्स के अंदर आ जाएगा। जिन सेल्स में हेल्दी जीन जाएगा, इन सेल्स को आप सेपरेट कर लोगे, सेपरेशन ऑफ हेल्दी एडीए सेल्स, सेपरेशन ऑफ हेल्दी एडीए जीन कंटेनिंग सेल्स, ठीक है, समझना मेरी बात। सेल्स क्या है यहाँ पर, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, सेल्स का मतलब है लिम्फोसाइट्स। इनको आपने सेपरेट कर लिया, इनको आपने सेपरेट कर लिया, ये सेपरेट कर लिया, एक दूसरे कल्चर पर आपने सेपरेट कर लिया, ये ऐसे, सारी हेल्दी सेल्स हैं। ठीक है, इन सब के पास हेल्दी जीन है, हेल्दी जीन है, इन सब के पास हेल्दी एडीए जीन है। ये इस बच्ची के ही सेल्स हैं लिम्फोसाइट्स, उनको आपने जीन का रिप्लेसमेंट करा दिया, जीन की थेरेपी दे दी, ठीक है, और कल्चर में इनको मेंटेन करके रखा है हेल्दी सेल। जब भी इसको जरूरत पड़ेगी तो आपको बाहर से कुछ नहीं करना, इन्हीं सेल को आप ट्रांसफर कर दोगे, इन्हीं सेल को आप ट्रांसफर कर दोगे इस बच्ची के अंदर, समझना, इन सेल का ट्रांसफर कर दोगे इसके बोन मैरो में, जब भी जरूरत पड़ेगी बोन मैरो में। ये भी परमानेंट क्योर नहीं है, पर ये लंबे समय तक चलने वाला क्योर है भाई। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है एक तरीके से, इन हेल्दी सेल्स को आप इसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। एंटर इन बोन मैरो, इसके बोन मैरो में इन सेल को आप एंटर करा दोगे तो इसके लंबे समय तक चलेंगे, फिर एंटर करा दोगे फिर लंबे समय तक चलेंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये है जीन थेरेपी, समझ में आ गई होगी। सबसे पहले मैंने कॉज बताया, एससीआईडी प्रॉब्लम बताई, हमने इन सेल को आइसोलेट किया, सिंपल है, रेट्रोवायरस में cDNA जोड़ दिया हेल्दी, ठीक है, एडीए जीन को, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया इन सेल का। इन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इन सेल को सेपरेट कर लिया हमने, और जब भी जरूरत पड़ती है इस बच्ची को ये सेल हम ये वाले सेल इसके बोन मैरो में ट्रांसफर करा रहे हैं, सिंपल तरीके से, ठीक है। ये भी परमानेंट क्योर नहीं है, ये परमानेंट क्योर हो सकता था अगर इस टेक्निक को आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते। आपको पता होता है, आज की डेट में पता चल जाता है कि भाई क्या ना, कई टेस्ट होते हैं जिनको लगता है जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है, तो वो लोग पहले ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्रीटमेंट करा लेते हैं। तो अगर इसी को एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते तो ये परमानेंट क्योर हो सकता था, पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो किया नहीं है, इसलिए परमानेंट क्योर नहीं है। समझ में आया, नहीं आया, वापस आ रहा हूं, ठीक है, अब समझ में आएगा। एज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, टूवर्ड्स जीन थेरेपी, lymphocytes फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट आर ग्रो इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी, ग्रो कर लिया आपने। अब फंक्शनल एडीए cDNA यूजिंग रिट्रोवायरल वेक्टर, रिट्रोवायरल वेक्टर को हमने यूज किया है, ठीक है, is then introduced into the lymphocyte which are subsequently returned to the patient, ठीक है। आपने रेट्रोवायरस की हेल्प से उस जीन को लिम्फोसाइट में एंटर कर दिया, अब उन लिम्फोसाइट को पेशेंट में एंटर करा दिया, ठीक है। हाउएवर दीज सेल आर नॉट इमोर्टल, ऐसा नहीं है कि सेल इमोर्टल है अब परमानेंट क्योर हो गया ना, मोर्टल है पर लंबे समय चलेंगे, नॉट इमोर्टल, नॉट इमोर्टल, ठीक है,
द पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन समय समय पर जरूरत पड़ेगी ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, उसको समय समय पर देने पड़ेंगे ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, ठीक है। However, if the gene isolate from the marrow cell, producing ADA is introduced into the cell at early embryonic stage, अगर आपने यही टेक्निक अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में की होती तो इट, समझ रहे ना मेरी, इट कुड बी परमानेंट क्योर, तो ये परमानेंट क्योर हो सकता था, शर्त है, पर इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपने किया होता तो। समझ में आया नहीं आया ये बताओ मुझे, ठीक है। ये पूरा आपका जीन थेरेपी का हो गया। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में पीसीआर में करा चुका हूं, पीसीआर में करा चुका हूं। पीसीआर, पीसीआर क्या है बताया था ना आपको पूरा। पीसीआर के अंदर, पीसीआर में आप अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हो, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में मैं क्या क्या कराने वाला हूं समझ लो मेरी बात। अगले लेक्चर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मैंने समझा दिया आपको क्या यूज करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करा चुका हूं, ठीक है। हाँ, डिटेल्ड में कराऊंगा मैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये मैं कराने वाला हूं अगली क्लास में डिटेल्ड में। हो सकता है कल का लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर हो, ठीक है, जिसमें टेक्निक सिर्फ एक ही बच रही है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, जो समझने वाली है थोड़ा सा। फिर थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट में हम ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में बताएंगे और बायोथिकल बायो इश्यूज के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको खींच लूंगा, मतलब 1 घंटे 45 मिनट या 2 घंटे तक, तो कल चैप्टर ये एंड हो जाएगा। आज सारा समझने का था, कल एलाइजा समझने का है। एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे पीसीआर में करा चुका हूं, तभी तो मैंने बताया कोरोना के टाइम पर क्यों पीसीआर लोग कराते थे, अर्ली डायग्नोसिस के लिए, अर्ली डायग्नोसिस के लिए। पीसीआर की हेल्प से हम बॉडी के अंदर अगर मतलब बिना सिम्टम आए और थोड़ा सा भी कोई पैथोजन है उसको पीसीआर में डाल करके मल्टीप्लाई करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई है बॉडी में, ठीक है। पर अभी सिम्टम नहीं दिखा रहा, फ्यूचर में दिखाएगा, अभी मार लो उसको, ठीक है। समझ में आया। तो पीसीआर को हम यूज करते हैं, तो पीसीआर तो मैं कराऊंगा ही, पीसीआर में करा चुका हूं, ठीक है, अब नहीं कराऊंगा। हाँ, थोड़ा सा ऑटो रेडियोग्राफी जो रिकॉम्बिनेंट के अंदर आता है और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये मैं कराने वाला हूं अगले लेक्चर के अंदर, समझे। तो पीसीआर वाला पार्ट अब आपका नहीं होगा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। आज जो कराया है यार पूरी ईमानदारी से समझना, बहुत ईमानदारी से, ठीक है, क्योंकि आरएनए इंटरफेरेंस बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक है। जीन थेरेपी से लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर मुझे पीसीआर कराना था पर मैं करा चुका हूं डिटेल्ड में, तो अब वो खत्म हो गया एक तरीके से। ऑटो रेडियोग्राफी एक टेक्निक है छोटी सी, उसमें प्रोब यूज करते हैं, वो कल मैं हिंट दूंगा उसकी, थोड़ा सा एक समझाऊंगा उसको उसके बारे में। और मेन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कराऊंगा कल की टेक्निक, जो मेन है वो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलाइजा, ठीक है। और उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जो सिर्फ रीड करने का है, बस बताने का है क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, कहाँ यूज कर रहे हैं इनको, और बायोइथिक्स क्या होती है, बायोपायरेसी, बायोपेटेंटिंग, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा और वेडनेसडे को हम एवोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कमर कस लेना एवोल्यूशन के अंदर, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय।